एंड स्टोरी। रामपुरा नाम के एक छोटे से गांव में माधव का परिवार रहता था, जहां उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा और 2 बच्चे थे और उसके पास एक प्यारी सी गाय थी। माधव गांव-गांव जाकर सब्जियां बेचता था। हर किसी को सब्जी लेना पसंद थी जो माधव लाया करता था, क्योंकि माधव सब्जियां बहुत ही ताजी-ताजी लाया करता था। सुनो राधा, जरा सब्जी की टोकरियां तैयार कर दो। मुझे आज देर हो गई है। देखो, सूरज की धूप भी कितनी तेज आ गई है और अभी तक मैं यहीं बैठा हूँ। पूरे गांव में सब्जियां बेचने भी जाना है। मैंने आपके बिना कहे ही पहले से ही आपके सब्जी की सारी टोकरियां ताजी ताजी सब्जियों से भरकर तैयार कर दी हैं। आप जल्दी से तैयार होकर उन्हें गांव में बेचाएं। माधव ताजी-ताजी सब्जियों से भरी टोकरियां ठेले पर रखकर सब्जी बेचने के लिए गांव में निकल पड़ता है। माधव बेटा, मुझे जरा 2 किलो टमाटर देना। ताऊ जी, टमाटर तो आज खत्म हो गए हैं। अरे बेटा माधव, ये क्या हुआ क्या? तुम्हारे पास सारे टमाटर खत्म हो गए हैं, थोड़े सा भी नहीं बचा। नहीं ताऊ जी, थोड़ा सा भी नहीं बचा। ताऊ जी, आप निराश मत हो। शाम को मैं ताजे टमाटर आपके घर पर पहुंचा दूंगा। ठीक है बेटा, तुम शाम को टमाटर मेरे घर पहुंचा देना। मुझे टमाटर की चटनी बहुत पसंद है और साथ में कुछ और भी ताज़ी सब्जियां लेते आना। मेरे घर में सब्जी बिल्कुल खत्म हो गई है और तुम्हारी सब्जियां बिल्कुल ताज़ी होती हैं और तुम भी सब्जियां मुझे मेरे घर तक दे जाते हो, इसलिए मैं सिर्फ तुम्ही से सब्जियां लेता हूं। ठीक है चाचा, मैं शाम को जब ताजी सब्जी लाऊंगा तो सबसे पहले आपको ही सब्जी देकर जाऊंगा। सारी सब्जियां बिक जाने के बाद माधव घर की ओर निकल पड़ता है। तभी रास्ते में जोरों की बरसात होने लगती है, तो माधव एक पेड़ के नीचे अपने ठेले को लगाकर खड़ा हो जाता है और बारिश बंद होने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है और माधव अपने घर की ओर जा ही रहा था, तभी कुछ बदमाश वहां पर आते हैं। अरे ओ भोली आत्मा, सुन, तूने आज जितनी भी सब्जी बाजार में बेची है, उन सब के पैसे मुझे चाहिए, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मेरे सामने कोई इंसान खड़ा है। पर भाई साहब, मैंने आज कुछ कमाया ही नहीं है। बारिश की वजह से जान बचाकर घर रहा हूँ। ठीक है, कल ध्यान रखना, जो भी पैसे आए आधे हमें दे देना, वरना तू कल घर नहीं जा पाएगा। इतना बोलकर बदमाश वहां से निकल जाते हैं। माधव भी अपने सब्जी का ठेला लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। अजी, आपको आज इतनी देर कैसे हो गई? रास्ते में आते समय जोरों की बारिश होने लगी थी ना, इसी वजह से घर आने में देर हो गई। इतनी जोरों की बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और बारिश खत्म होते होते शाम हो गई। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अच्छा राधा, मेरे सब्जी बेचने का समय हो रहा है। मैं गांव में सब्जी बेचने जा रहा हूं। आज ताऊ जी को सब्जी मैं नहीं दे पाया था, तो सबसे पहले ताऊ जी को मैं सब्जी देने जाऊंगा। फिर माधव सब्जी देने निकल जाता है। ताऊ जी, अरे ओ ताऊ जी, मैं आपके लिए ताजी सब्जी ले आया हूं, आकर सब्जी ले लीजिए। अरे बेटा, मेरी उम्र बहुत हो गई है, इसलिए मैं बाजार नहीं जा पाता हूँ। आज तो जोरों की बारिश हो रही थी, मुझे लगा था तुम मुझे सब्जी देने नहीं आ पाओगे। कैसी बात करते हो ताऊ जी, आखिर मुझे तो आना ही था, क्योंकि आपके घर में ताजी सब्जी नहीं थी। चाहे बारिश हो या आंधी, मैं तो आपको ताजी सब्जियां देने जरूर आता। ठीक है बेटा, तुम्हारा भला हो, भगवान और भी तेरे धंधे में बढ़ोतरी करें। और सुन, पीछे बगीचे में जाकर थोड़े से नींबू ले आ और घर ले जाकर नींबू का अचार डालना, बहुत अच्छे नींबू है। अच्छा,
तो अब मैं चलता हूँ। अगली सुबह फिर से गांव की ओर अपनी सब्जियां बेचने निकल पड़ता है। तभी उसके रास्ते में कुछ बदमाश फिर से आकर खड़े हो गए। ओ सब्जी वाले, कहाँ जा रहे हो? पहले मुझे पैसे दो। नहीं भाई, मैं आपको अपनी मेहनत की कमाई नहीं दे सकता। इसके लिए मैं पूरे दिन घुमा हूं। इसी कमाई से मेरा घर चलता है, तो मैं अपनी मेहनत की कमाई आपको क्यों दूं? देखो सब्जी वाले, मुझसे ज्यादा बहस मत करो। अभी के अभी मैं तुझे तेरे पूरी सब्जी के ठेले के साथ यहाँ से फेंकवा दूंगा। इतना कहकर वे बदमाश माधव से पैसे छीनकर चले जाते हैं। अजीब लोग हैं, हमें चैन से जीने भी नहीं देते। न जाने इन्हें हम गरीबों के पैसे छीनकर जाने कौन सा सुख मिल जाएगा। फिर माधव सब्जी बेचने निकल जाता है। माधव भैया, आज मुझे 2 किलो आलू दे देना, क्योंकि मुझे आलू के पराठे बनाने हैं। माफ करना मीना बहन, अब तो कल ही आलू मिल पाएंगे, क्योंकि सारी सब्जियां खत्म हो चुकी हैं। माधव भैया, मेरी माने तो आप थोड़ी और ताजी सब्जियां घर से लेकर निकला कीजिए। सारी सब्जियां बेचने के बाद माधव घर के लिए निकल पड़ता है। अगली सुबह फिर से माधव सब्जियां लेकर गांव की ओर निकल पड़ता है और रोज की तरह फिर से वह बदमाश माधव को घेर लेते हैं। इतना कहकर वाह, बदमाश माधव का सारा सब्जी का ठेला नीचे गिरा देते हैं। माधव की सारी सब्जियां नीचे जमीन पर गिर जाती हैं। माधव राधा को सारी बात बताता है। तो हम गरीबों का पैसा क्यों छीनते हैं? ये क्या बात हुई भला? देखिए, मुझे लगता है आपको इसकी शिकायत थाने में करनी चाहिए। हमारे गांव में जो थाना है, वहां चलकर हम उनकी शिकायत करते हैं। ऐसे तो ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। माधव राधा की बात मानकर गांव के थाने जाता है और वहां पर उन बदमाशों की शिकायत करता है। ठीक है माधव, तुम घर जाओ, उन गुंडों को हम देखते हैं। अब वह तुम्हें आगे से परेशान नहीं करेंगे। पुलिस वाला अपने आदमियों को बदमाशों को पकड़ने के लिए भेजता है। थोड़ी देर में वो सारे बदमाश थाने पहुंच जाते हैं। क्यों भाई, बहुत गुंडागर्दी सूझ रही है तुम लोगों को। उस गरीब को क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग? अरे साहब, हमने क्या किया? भूख लगी थी तो थोड़े पैसे मांग के लिए। वो थोड़े से पैसे देने में भी बहुत नाटक करने लगा। अच्छा, तो तुमने उसकी सारी सब्जियां क्यों फेंक दी? देखो साहब, शायद आप भी हमें नहीं जानते, इसलिए हमसे ना उलझो। पैसा लेकर ये मामला रफा दफा करो। अच्छा, तो एक पुलिस वाले को रिश्वत देते हुए डर नहीं लगता है तुम्हें? डर क्यों लगेगा साहब? जब आप जैसे पुलिस ऑफिसर ही हमारे साथ हैं, तो कौन हमारा क्या बिगाड़ सकता है? चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर क्यों नहीं आ जाए, रिश्वत के आगे सब झुकते हैं साहब। यहाँ इंसान और ईमान की वैल्यू नहीं है साहब, पैसे की वैल्यू है। और वो कैसे हैं, अभी बताता हूं। 10,000 बोलो साहब, 10,000 चलेंगे ना आपकी सेवा पाने के लिए? इतने सारे पैसे देखकर पुलिस वाले का ईमान डगमगा जाता है और वह सभी पैसों को रख लेता है। मस्त रहो। तुम्हें कुछ भी समस्या हो तो बिना डरे चले आना। अब मैं बताता हूं उस माधव को कि थाने में शिकायत करना क्या होता है। अब देखते जाओ मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूं। सुन बे बूढ़े, वह जो माधव है जिसको तूने घर किराए पर दे रखा है, कल तक वह घर खाली हो जाना चाहिए। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे बीवी बच्चों के साथ तेरे पूरे परिवार को एक ही बार में खत्म कर दूंगा। मकान का मालिक उन बदमाशों की धमकी से डर जाता है और अगले ही शाम माधव के घर पहुंच जाता है। जी पन्ना काका, कहिए, अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ। हम तो किराया समय से भर रहे हैं, फिर अचानक से क्यों? मैं तुम्हारे पास किराया लेने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हें यह बताने आया हूं कि कल तक यह घर खाली हो जाना चाहिए। देख माधव, मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। बस ये घर कल का कल खाली हो जाना चाहिए, वरना मैं तुम लोगों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। इससे पहले तुम अपना कहीं और ठिकाना ढूंढ लो। ये पन्ना काका को क्या हो गया है? अचानक से हमें घर खाली करने को क्यों कह रहे हैं? हमने तो समय से इनका किराया भरा है।
इतना कहकर मकान मालिक वहां से चला जाता है। तुम सब तो जेल में थे ना, यहाँ कैसे? अच्छा, भला किसकी हिम्मत है जो हमें जेल में रख सके? उसको धरती पर रहना या नहीं? तुझे आज ये घर खाली करने को कहा था ना? अभी तक तूने ये घर खाली क्यों नहीं किया? तो तुमने हमारा घर खाली करने के लिए पन्ना काका को उकसाया है? अरे ओ माधव, मुझसे ज्यादा बहस मत कर, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सुनो, इसके सारे सामान को और इसके बीवी बच्चों सबको घर से बाहर निकालो। गुंडे माधव के सामान के साथ उसके पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल देते हैं। माधव का परिवार बहुत दुखी था। माधव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो क्या करे। रात होने वाली थी और माधव का रहने को कहीं ठिकाना ना था। उसी रात माधव का परिवार फुटपाथ पर बैठकर सारी रात निकाल देता है। अगले दिन सुबह हुई तो सड़क पर लोगों का शोर और गाड़ी की चहल पहल की आवाज़ से माधव की आंखें खुल गईं और माधव को अचानक याद आया कि वह तो पूरी रात फुटपाथ पर ही सोया। फिर माधव गौ माता के खाने के लिए खेतों से हरी हरी घास लेकर आता है और गौ माता के सामने रख देता है। सुनो जी, गाय माता के तो चारे की व्यवस्था हो गई और हमारे लिए थोड़े से चावल बचे हैं। मैं गौ माता के दूध से खीर पका देती हूँ, आज हम वहीं खा लेंगे। राधा गौ माता के दूध से खीर बनाती है और सभी दूध से खीर बनाकर खा लेते हैं। तभी माधव देखता है कि छोटा बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है। उस बच्चे के सामने एक तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही थी, जिसे देख माधव घबरा गया और बिना कुछ सोचे उस बच्चे को बचाने दौड़ा। जैसे ही वह गाड़ी से टकराने ही वाला था कि माधव ने बच्चे को पकड़ लिया, जिससे माधव को पैर में थोड़ी चोट आई। जब बच्चे के माता पिता की नज़र उस पर पड़ी तो वह भागकर माधव के पास आए। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज मेरे बच्चे की जान बचाई, वरना आज न जाने मेरे बच्चे के साथ क्या होता। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी होता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। हम जीते जी मर जाते। इस बात के लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। भगवान की कृपा है जो हमारी नजर इस बच्चे पर पड़ गई। अब आप ज्यादा परेशान है ना हो, बच्चा सुरक्षित है। बस आप अपने बच्चों का जरा अच्छे से ख्याल रखें। इतना कहकर माधव वहां से चला जाता है और सड़क के दूसरे तरफ फुटपाथ पर बैठे अपने परिवार के साथ बैठ जाता है। जब उन दोनों पति पत्नी की नज़र माधव पर पड़ती है तो वह माधव के पास आते हैं। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं? साहब, घर तो था मगर वह अब छिन गया है। छिन गया है? इसका क्या मतलब है? किसने छीना और क्यों? अपने साथ हुई सारे घटनाओं के बारे में बताता है। उस आदमी को माधव से बहुत ही सहानुभूति होती है और वह माधव को यह आश्वासन देता है कि वह उसे न्याय दिलाएगा। वह आदमी माधव के साथ उस थाने में पहुंच जाता है जहां माधव ने उन बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। थानेदार साहब, पहचाना मैं कौन हूँ? आए साहब आए, आपका अचानक से कैसे आना हुआ? मेरा मतलब है, आपने क्यों तकलीफ की? आपने एक फोन कर दिया होता, हम आपके पास आ जाते। अच्छा, तो मतलब याददाश्त तो ठीक है तुम सबकी। मुझे तो लगा कि तुम भूल ही जाओगे। अच्छा, तो तुम्हें क्या ये आदमी अच्छे से याद है? ये तो वही माधव है। ये कलेक्टर साहब के साथ क्या कर रहा है जी? कलेक्टर साहब, ये तो वही आदमी है ना जो कुछ दिन पहले था, वह थाने में अपनी शिकायत लेकर आया था। तो क्या तुमने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई की? भला ये कैसा न्याय किया है तुमने? कहीं तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता तो नहीं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुमने कोई रिश्वत खा ली है। नहीं कलेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। सच क्या है उसका मैं पता तो लगा ही लूंगा। तुम दोनों अभी जाओ और उन गुंडों को लेकर अभी मेरे सामने आओ, वरना तुम्हारी नौकरी तो आज गई। कलेक्टर के डर से वह दोनों हवलदार उन गुंडों को पकड़कर ले आते हैं। क्या तुमने इनको रिश्वत दी थी? जी कलेक्टर साहब,
हमने इनको रिश्वत दी थी, तब इन्होंने कहा तुम्हारे पीछे मेरा हाथ है, तुम मस्त रहो। अब क्या बोलेंगे आप थानेदार साहब? और तुम लोग सबसे पहले जो तुमने माधव का नुकसान किया है उसकी अभी यहीं पर भरपाई करो। माधव, अब तुम्हारे नुकसान के पैसे मिल चुके हैं और ये लो, मेरी तरफ से भी कुछ पैसे रखो। नहीं साहब, ये पैसे मैं नहीं ले सकता। आपने बस इन बदमाशों से हमने न्याय दिला दिया, हमारे लिए यही बहुत है। साहब, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अब आप हम पर इतना बड़ा एहसान ना कीजिए कलेक्टर साहब। हाँ, तुम पर किसी तरह का एहसान नहीं है माधव, बस ये एक मेरी तरफ से भेंट है। तुमने मेरे बेटे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, बस उसी का इनाम है। इतना कहकर वह कलेक्टर वहां से चला जाता है। माधव मकान मालिक के पास जाता है और वह उसे सारी बात बताता है। माधव बेटा, मैं क्या करता, मैं भी मजबूर था। उन गुंडों ने मुझे धमकी दी थी कि वह मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। अगर मैं तुमसे मकान खाली नहीं करवाता तो मुझे माफ कर देना माधव बेटा। काका, आप मुझसे माफी मत मांगिए। मुझे पता है आप उन बदमाशों के हाथ मजबूर थे। मुझे माफ कर देना माधव बेटा। अगर ऐसी बात है माधव बेटा, तो ये लो घर की चाबी और तुम उस घर में फिर से रह सकते हो। और साथ ही वापस बिना किराए पर रहने के लिए कहता है। अब माधव वापस अपने घर में आ चुका था। आखिरकार माधव के साथ न्याय हुआ और उसको व्यापार करने का एक अवसर भी मिला। कलेक्टर ने बसंत को बहुत सारे पैसे दिए थे, जिससे बसंत ने सब्जी मंडी में अपनी एक बड़ी सी सब्जियों की दुकान खोली। गांव के लोग अब बाजार जाकर माधव से सब्जियां लिया करते थे। एक बार फिर से माधव का काम फल फूलने लगा था।